नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है परवरिश की परीक्षा। ऑफिस से लौटते ही कंप्यूटर पर मेल्स चेक करना मेरी प्रिय शगल रहा है। लोगों को जो राहत सुस्ताने या चाय पीने से मिलती है, मुझे वही सुकून उस काम में मिलता है। और उसमें भी यदि बेटी रेनू की मेल निकल आए तो मन उत्साह से भर उठता है। आज तो उसकी काफ़ी लंबा चौड़ा मेल था। अब कौन सा गुबार निकाल रही है ये लड़की। नई नई नौकरी है। मैं वैसे तो रीनू इतनी व्यस्त रहती है कि ज़्यादा बात करने से उसे वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं तब वह लंबा चौड़ा मेल भेजकर दिल का सारा गुबार निकाल एकदम हल्की हो जाती है। जितने उत्साह से मैंने मेल पढ़ना शुरू किया था, ख़त्म करते वक्त मेरे सारे उत्साह की हवा निकल गई। चेहरा ऐसे लटक गया था मानो किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। मेरे पत्र क्या था, उलझनों का पुलंदा था। पहली पंक्ति पहले ही मैं भौचक्की रह गई। मम्मा, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर कहना पड़ रहा है कि आपने मेरी परवरिश सही ढंग से नहीं की। ये लड़की कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, जबकि उसे पता ही नहीं कि मुझे बेहूदे मजाक से सख्त नफरत है। और यह भी पता है कि मैं इतनी इमोशनल हूँ, फिर भी अगर वह लिखने का साहस कर सकी है तो वाकई मुद्दा गंभीर है। लेकिन वो मेरी परवरिश पर क्यों उंगली उठा रही है, जबकि बच्चों की परवरिश में मैंने खुद को झोंक डाला, विशेषकर रीनू की परवरिश में। पहली संतान थी तो वैसे ही लाडली होती है, और संतान भी रीनू जैसी गोल मटोल चुलबुली गुड़िया हो जिस पर हर देखने वालों को ही लाड़ उमड़ पड़े। मैं तो माँ हूँ उसकी। खैर, मन को कड़ा करके मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। पहली ही पंक्ति आपको बहुत झटका लगा होगा ना मम्मा, क्योंकि आपके अनुसार तो मेरी और मन्नू की परवरिश में आपने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी झोंक दिया था। बच्चे अच्छे निकल जाएं तो इंसान को और क्या चाहिए। बच्चों के आगे तो संसार के सारे वैभव फीके हैं। इकलौती होने तक तो मैं आप और पापा की आंखों का तारा रही हूँ, लेकिन मन्नू के होने के बाद भी आपने मुझे कभी अपनी नज़रों से नीचे नहीं उतरने दिया। मेरी हर जायज़ नाजायज़ मांग को आपने दोनों ने उसी उत्साह से पूरा करते रहे। गजब का सामंजस्य था आप में और पापा में। नौकरी करते हुए भी आप दोनों ने कभी मुझे या मन्नू को अकेलेपन का आभास तक नहीं होने दिया। स्कूल में साथी लड़कियों के संग खेलना, फिर लौट कर नन्हे से मन्नू के साथ झींगा मस्ती करना, आपके साथ बैठकर होमवर्क करना, शाम को पापा के संग घूमना। कितना खुशनसीब बचपन जिया है ना मैंने। आप सोचने लगी होंगी कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है, खराब परवरिश की शिकायत करके खुशहाल बचपन के गीत गा रही। सच में आज सोचती हूँ तो समझ में आता है कि मेरी दुनिया कितनी छोटी रही है। गर्ल्स स्कूल के घर और घर से गर्ल्स स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घनिष्ठ नाते रिश्तों से कभी कभार मिलना था। किसी शादी का जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए तब तक दुनिया वाकई कितनी हसीन थी, क्योंकि तब तक मैंने दुनिया का असली रूप तो देखा ही नहीं था। मुझे पता है ही नहीं था कि स्त्री पुरुष में शारीरिक संरचना संबंधी भेद के अलावा भी कोई भेद होता है। आपने तो मेरी और मन्नू की परवरिश में रत्ती भर भेद नहीं किया था। जो वह खाता था वही मैं खाती थी। जितनी स्वतंत्रता उसे थी उतनी ही मुझे भी। बल्कि मेरे किशोरावस्था में प्रवेश कर जाने पर तो आप मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखने लगी थी, यह कहकर कि उभरते शारीरिक सौष्ठव के साथ मुझे और बेहतर खुराक की आवश्यकता है। जितना ध्यान आप मन्नू की पढ़ाई का रखती थी उतना ही आप मेरी पढ़ाई का, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती थी, क्योंकि उसमें मैं उससे बड़ी क्लास में थी। मेरी परीक्षाओं के दिनों में यदि कोई मेहमान आ जाए तो आप मन्नू को चाय नाश्ता लगाने को कहती, यह कहकर कि दीदी पढ़ रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। मुझे आज भी तीसरी कक्षा का वह वाक़या अच्छी तरह से याद है, जब हम दहेज पर निबंध लिखने को दिया गया था। मैं शीर्षक पढ़कर मेरे सामने तुरंत आपका चेहरा घूम गया, क्योंकि एक दिन पहले ही आपने मुझे यह विषय खूब अच्छी तरह से समझाया था। दहेज यानी खूब सारी धन दौलत, उपहार, सामान जो शादी में दिया जाता है। यह एक सामाजिक कुरीति है, क्योंकि गरीब लोग दहेज नहीं दे पाते। इसलिए हम सभी को पढ़ लेना चाहिए, ना दहेज देंगे और न लेंगे। यह सब तो मुझे उसी वक्त अच्छी तरह याद आ गया था। बस एक बात का भ्रम रहा है, जो कि दहेज लड़के वाले देते हैं और लड़के वाले लेते हैं और लड़की वाले देते हैं। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी मुझे याद नहीं आया कि आपने क्या बताया था, तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया।
घर में ज़्यादातर महत्वपूर्ण कौन है? निश्चित रूप से मम्मा। सारा घर में वे ही तो संभालती हैं। एक दिन यदि बुखार आ जाता है तो सारा घर उलट पलट हो जाता है। पापा भी कितने परेशान हो जाते हैं। और मैं और मन्नू की पसंद के बारे में भी पता नहीं था। जैसे मैं हाफ फ्राई एग पसंद करती हूँ, जबकि मन्नू ऑमलेट हमारा टिफ़िन में भी उलट पलट जाता था। मेरा पराठा उसमें के टिफ़िन में और उसका सैंडविच मेरे टिफ़िन में। होमवर्क करवाने बैठते तो कहते पहले मैं पढ़ लेता हूँ और फिर बताऊँगा, जबकि मम्मा तो ऐसे ही बता देती थी। इतना सब विचार विमर्श करने के बाद मैंने स्वयं निष्कर्ष निकाला, चूँकि मम्मी इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से पापा को ही उन्हें पाने के लिए दहेज देना पड़ा होगा। इसलिए मैं पूरा निबंध उल्टा लिख आई थी। घर आकर जब मैंने आपको अपने लिए लिखे निबंध के बारे में बताया तो अपना सर पीट लिया था, लेकिन जब मैंने अपने सोचे हुए तर्क आपको बताए तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। मेरी भोली गुड़िया, भगवान तुझे उस दहेज के दानों से हमेशा बचा कर रखे, कहते हुए आपने मुझे सीने से चिपका लिया था। मैं बेवकूफ़ों की तरह आपका मुंह ताकती रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले तो आपने उल्टा लिखाने के कारण नाराज़ हो रही थी और अब प्यार कर रही। काश आपने मुझे उसी वक्त ज़्यादा समझ दिया होता कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं चाहे कुछ भी कर दिखाएं, उनका दर्जा हमेशा पुरुषों से कम ही रहेगा। मैं इस भेदभाव को तब समझी थी जब मैंने सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद सीए की कोचिंग करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना आरंभ किया। लड़कों की बहुतायत वाले इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लड़कियों को सहमा सहमा सा देखकर मुझे अचरज हुआ करता था। जल्द ही मुझे कारण भी समझ में आ गया था। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण अक्सर मैं यहाँ भी सर द्वारा की गई प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हल कर दिया करती थी। इस समय लड़कों को मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरना बड़ा अजीब लगता था, मानो उनसे पहले प्रॉब्लम हल कर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वहाँ पढ़ने वाले अधिकांश अध्यापक भी पुरुष ही थे। यदि मैं उन्हें पढ़ाते वक्त किसी चीज़ पर टोक देती तो सर वह ऐसे नहीं ऐसे सही होगा, तो उस वक्त भले ही वह सहमत हो जाए, लेकिन फिर जब तब मुझे नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते। उन लोगों को मानसिकता पर मुझे हैरानी होती थी। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता था, यह सोचकर कि इन विचारों की परवरिश सही तरीके से नहीं हुई, तभी तो उनकी सोच पापा और मन्नू जैसी नहीं हो पाई। मुझे बहुत बाद में जाकर समझ में आया कि अपवाद वे लड़के और सर नहीं, अपवाद तो पापा और मन्नू हैं। लड़कियों को तो सदियों से ही दोयम दर्जे का प्राणी समझा गया है। मैं भला क्या खाकर लड़कों का मुकाबला करेगी। खैर, उस वक्त मैंने इन सब बातों को अपना ध्यान हटाकर खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया। परिणाम सामने था। मैंने बहुत अच्छे अंकों से देश की योग्यता सूची में नाम दर्ज कराते हुए प्रथम प्रयास में सीए जैसी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों ने मुझे हाथों हाथ लिया था। कुछ पलों को मैंने सारे रंजो गम भूल गई थी। फिर उसी महानगर की प्रतिष्ठित कंपनी ने मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई। पहली बार घर से दूर रहकर मैंने जाना था कि दुनिया इतनी खूबसूरत और हसीन नहीं है जैसा मैं बचपन से देखती आई हूँ। एक शाश्वत सच भी है कि बार बार मेरी आंखों के आगे कौंधने लगा। लड़के लड़की के प्रकृति ने भेदभाव करके भेजा है और दुनिया कोई भी ताकत इस भेदभाव को मिटा नहीं सकती। भेदभाव सदियों से था और हमेशा रहेगा। लड़कियां कभी लड़कों के बराबर नहीं हो सकती। आगे निकल जाने की सोचना सेक चिल्ली की तरह जागती आंखों के सपने देखना है। उसमें भी ज़्यादा आश्चर्य मुझे यह जानकर हुआ कि मेरी अधिकांश सहकर्मी सहेलियाँ इस शाश्वत सच से परिचित हैं, क्योंकि किसी ने अपने भाई को अपने पर प्रभुत्व जमाते देखा, तो किसी ने घर में पिता को की सत्ता देखी और माँ की ममता को हमेशा घुटने टेकते ही पाया। ये सब उसकी अभ्यास थी। उसके लिए उसमें कुछ भी असहज नहीं था। बचपन से लेकर तब आज तक भाई, पापा, दादा, सहपाठियों से और भी न जाने किन किन सदब्तियाँ आई हैं। इन्हें उसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं लगा। आपने तो मुझे चेहरा पढ़कर दोस्त बनाना सिखाया और मैं खुद ही उसमें बहुत पारंगत होकर समझती गई। पल भर को और बाकी समय तो उसकी नज़रें चेहरे से नीचे पूरे बदन पर फिसलती रहती। मैं किसी के दोस्त
को दोस्त मानूं और किसी दुश्मन? आपने मेरी परवरिश ऐसे वातावरण में क्यों की थी? मैं खुद को बिल्कुल अनफिट महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे ये आरंभ से ही लड़कियों की तरह दबकर रहना सिखाया होता तो आज मुझे इस दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को देखकर इतनी घुटन नहीं होती। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ मम्मा। किससे आपने मन की व्यथा कहूँ? शिकायत करूँ? क्या ज़रूरत थी आपको मेरी खुला वातावरण हर कहीं सहज ही उपलब्ध नहीं होगा। शायद आप कहेंगी कि मुझे उच्चाधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए, पर मैं जानती हूँ आज यहाँ किसी को भी अपनी शिकायत बताऊँ तो एक ही जवाब होगा कि इतने वर्षों से लड़कियाँ काम कर रही हैं, जब किसी को कोई शिकायत नहीं है तो मैं कोई अनोखी हूँ। लोग समझते हैं लड़कियों को तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी ही नहीं जा सकती, वे तो केवल सहायक ही भूमिका अदा कर सकती हैं। प्रतिभा प्रदर्शन और सहकर्मियों की आंखों में प्रशंसा और प्रोत्साहन की बजाय चिढ़, जलन, उपेक्षा और व्यंग के भाव देखकर मन खिन्न हो जाता। सहकर्मी लड़कियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। काश मम्मा आपने मुझे उन आम लड़कियों की तरह ही ढेर सारे अंकुशों के बीच पाला होता तो मैं आज इतनी अलग अलग न पड़ जाती। लैपटॉप की स्क्रीन पर घड़ी मेरी आंखें आंसुओं से धुंधलाने लगीं तो मैंने उसे बंद करके रख दिया। अपने सवालों से रीनू ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया था। मैं स्तब्ध थी। बच्चों की जिस अच्छी परवरिश पर मुझे नाज था, आज उसी परवरिश ने उपहास उड़ाती प्रतीत हो रही थी। मनोज 4 दिनों के लिए शहर से बाहर थे और मनु अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। वैसे ही अभियुक्त मुझे ही बनाया गया था, इसलिए जवाब भी मुझे ही देना था। मन व्याकुल बहुत हो उठा, लेकिन एक मन तो इसी वक्त रवाना होकर रीनू के पास पहुंच जाऊं, उसे बाहों में भरकर प्यार करूं, उसे समझाऊं कि बेटी कभी खुद को अकेला महसूस मत समझना। तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं, यह सही कदम नहीं होगा। यह तो मेरी कमजोरी है, मेरी ही गलती दर्शाएगा। वैसे भी अभी मनोज बाहर और मनु की परीक्षा के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मुझे कुछ ऐसा जिससे रीनू का मनोबल बढ़े। दरअसल वह हताश हो गई है और हताशा में इंसान अक्सर वही गलती और गलत को सही मान बैठता है। क्या करूं, इस लड़की ने तो एक ही मेल में मेरी सारी हिम्मत हिला कर रख दी है। अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। यदि रीनू इतनी दूर बैठी अपनी लेखनी से मुझे पूरा हिला सकती है तो यही कमाल मैं क्यों नहीं कर सकती। वैसे भी लेखनी की ताकत तो जग जाहिर है। अगले ही पल लैपटॉप पर मेरी उंगलियों थिरकने लगी और स्क्रीन पर हृदयोगत शब्द रूप से साकार होने लगे। बेटी रीनू, जैसा स्वाभाविक ही था, तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं स्तब्ध रह गई। समझ में नहीं आ रहा था दोस्त किसे दूँ, अपने आप को, तुम्हारे समाज को या फिर परिस्थितियों को। मेरे ख्याल से सबको बड़ा दोस्त तुम्हारे नज़रिए का। अब देखो, यदि मैंने भी तुम्हारी परवरिश अन्य आम लड़कियों की तरह की होती तो तुम्हें मनु से निम्न समझते हुए पढ़ाया होता, कम आज़ादी भी दी होती, घर गृहस्थी के कामों में जुटाई रखा होता, तो क्या आज तुम यहाँ जहाँ हो वहाँ पहुँच पाती। तुम्हारे साथ जो भेदभाव यहाँ बढ़ता जा रहा है, तुम्हें लड़कों से कमतर समझा जा रहा है, क्या ये भेदभाव तुम्हें कभी अखरता है? मैंने कभी नहीं। बरसों से भी जो अन्याय स्त्रियों पर होता आया है, तुम भी उसकी एक मूक साक्षी मात्र बनी रहती, क्योंकि जब तक तुम्हें कुछ भी असहज, कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन क्यों तुम भूल गई कि रीनू की अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। ये बहुमत गलत काम कर रहा है तो वो गलत बात सही नहीं हो जाएगी। और प्रकृति ही को आज दोस्त क्यों दे रही? प्रकृति ने तो सभी को बराबर ही बनाया। उसके बाद के सारे भेद, चाहे वह लिंग आधारित भेद हों या जातिगत भेद हों, हम मनुष्यों ने अपने लिए खुद बनाए हैं, इसलिए इन्हें ख़त्म करना भी हम मनुष्यों का ही फर्ज बनता है। तो मैं इस जग से हताश होते देख मुझे बड़ी निराशा हुई। जो लोग तुम्हें लड़की समझकर कम आंकते हैं, वे एक तरह से तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह जता रहे हैं, और ऐसे लोगों की इतनी क्षमता और प्रतिभा के बेहतर प्रदर्शन से ही बंद किया जा सकता है। इसलिए मैंने काम का लोहा मनवाओ, जहाँ काम ना आए वहाँ दाम या फिर वाक युद्ध करो। बरसों से चली आ रही जंग को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह जीतना है। यदि इन सब में भी काम ना बने तो हथियार डाल देने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो कि कुत्तों का तो काम है भौंकना, जिससे हाथी की मतवाली चाल नहीं बदलने वाली। मेल पढ़कर मैं निश्चिंत हो गई थी। ऐसा तो नहीं कह पाऊंगी
क्योंकि दिल में बराबर हो धुक धुक सी मची हुई थी। पर हाँ, एक आत्मसंतुष्टि का एहसास था। तन मन को खुश रखते हुए मैंने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पाल कर कोई गलती नहीं की। 4 दिन बाद रीनू का जवाब स्क्रीन पर तैर रहा था, जिसे मुझे चिंताओं से उबार लिया। आपने उत्तर में मुझे लाजवाब कर दिया मम्मा। मैं उसी वक्त अपने काम में जुट गई। उम्मीद है इसी के सहारे मैं आधी से ज़्यादा जंग जीत लूँगी। जहाँ तक दाम और वॉक युद्ध की बात है, तो आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जीवन में शायद ही कभी ये हथियार आजमाऊं। मुझे आप पर, अपनी परवरिश पर गर्व है। काश हर लड़की को मेरे जैसा परिवार मिले। जल्द ही ऐसी कुछ कर दिखाऊंगी कि आप भी मुझ पे गर्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, हमारे समाज में बच्चे बच्ची में भेदभाव तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन हम आज के हैं, इसलिए हमें इस भेदभाव को मिटाना है और बराबर दर्जा देना है। अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।